गुड आफ्टरनून माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 10 ग्रेविटेशन स्टार्ट करेंगे, राइट। तो जैसे कि आपको नॉर्मली पता ही होगा ग्रेविटेशन क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, बट हम उसके बारे में आज डिटेल स्टडी करेंगे कि आखिर ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशन, ग्रेविटी, ये सब चीज़ें क्या है और एक दूसरे के साथ कैसे रिलेटेड है। तो जैसे कि हम लोग पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 8 एंड 9 के अंदर कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट हो, राइट, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, उसको अगर मोशन में लाना है या फिर उसकी जो भी डायरेक्शन ऑफ स्पीड या फिर जो उसकी स्पीड है या फिर कोई भी जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है उसके अंदर अगर आपको चेंजेस करने हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसके ऊपर किसी भी तरह का फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब कोई भी चीज़ हो सकती है, वो उन सभी के ऊपर आप कोई भी एक फोर्स लगा रहे हो, राइट। तो वो फोर्स क्या है उसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। तो अगर आपको एक चीज़ पता होगी कि अगर आप कोई भी ऑब्जेक्ट हो उसे अगर आप ऊपर हवा में फेंको तो फिर क्या होगा, वो थोड़े डिस्टेंस तक ट्रैवल करेगी, उसके बाद वो फिर से वो जो चीज़ आपने ऊपर फेंकी थी वो फिर से नीचे आ जाएगी, ठीक है। तो ये जो चीज़ है जो फिर से नीचे आ रही है वो किसकी वजह से आ रही है, तो आप लोगों को पता है वो ग्रेविटेशन की वजह से आ रही है, ग्रेविटी की वजह से आ रही है, ठीक है। अब अगर नॉर्मली आपको बताना चाहूँ कि ग्रेविटेशन क्या है, तो कोई भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो एट्रैक्टिव फोर्सेस लगते हैं उसे हम बोलते हैं ग्रेविटी, राइट। मतलब कि अगर सोचो कि ये अर्थ है, राइट, अर्थ है और कोई भी हवा में कोई भी पार्टिकल प्रेजेंट है, राइट। आप लोगों ने क्रिकेट बॉल होता है, क्रिकेट बॉल को आप लोगों ने ऊपर फेंका हुआ है, ठीक है। तो क्या होगा, थोड़े टाइम बाद वो क्रिकेट बॉल फिर से जमीन पे आके लगेगा, मतलब कि नीचे गिर जाएगा, ठीक है। तो वो क्या हुआ, वन टाइप ऑफ एट्रैक्टिव फोर्स हुआ। बट वो जो भी चीज़ है वो डिपेंडेंट किसके ऊपर होगी, तो उस ऑब्जेक्ट के मास के ऊपर। अगर उस ऑब्जेक्ट का मास कम होगा तो वो ऑब्जेक्ट बहुत ऊपर तक जाएगी, राइट। अगर उस ऑब्जेक्ट का मास ज़्यादा होगा तो वो ज़्यादा ऊपर तक नहीं जाएगी और नीचे भी जल्दी से गिर जाएगी, राइट। बट जिस ऑब्जेक्ट का मास कम होगा वो ज़्यादा ऊपर भी जाएगी और नीचे आने की स्पीड भी उसकी कम होगी कंपेयरिंग टू ज़्यादा मास वाला ऑब्जेक्ट, राइट। फिर आप लोगों को पता है कि जो अर्थ है, अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, वो आप लोगों को पता है। देन मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ, राइट। एंड कोई भी सैटेलाइट्स होते हैं तो सैटेलाइट्स रिवॉल्व अराउंड द अर्थ, वो आप लोगों को पता है, ठीक है। बट उनका एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होता है जिसके पाथ में वो मूवमेंट करता है, राइट। तो वो क्या है, तो आप लोगों को यहाँ पर बताया गया है, सर आइजैक न्यूटन कुड ग्रास्प दैट द सम फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दिस। मतलब कि हम लोगों ने जितनी भी अभी तक चीज़ें मैंने जो आपको बताए, एग्जाम्पल्स बताए, उन सब के लिए एक ही पर्टिकुलर फोर्स लग रहा है, उस फोर्स का नाम है ग्रेविटेशनल फोर्स। दिस फोर्स इज कॉल्ड द ग्रेविटेशनल फोर्स। उस फोर्स को हम क्या बोलेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स बोलेंगे, क्लियर। अब दूसरी चीज़ और कि हम इस चैप्टर के अंदर कौन कौन से पोर्शंस कवर करेंगे। तो आप लोगों को अब नॉर्मली तो पता है ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, राइट। बट ग्रेविटेशनल फोर्स हम सॉलिड ऑब्जेक्ट पर, लिक्विड ऑब्जेक्ट पर, फिर कोई भी अगर ऑब्जेक्ट एयर के साथ अगर हम कंपेयर करें तो किस तरह से उस ऑब्जेक्ट के ऊपर सभी अलग अलग ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो किस तरह से उसके ऊपर वर्क करता है, उसके बारे में हम यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं ग्रेविटेशन। बट ग्रेविटेशन स्टार्ट करने से पहले ग्रेविटी क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है, ये सभी चीज़ें आपको जाननी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो पहले हम वो कंसिडर करते हैं, उसके बाद हम इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो वो देखते हैं। Ask
ask anybody around you this simple question, what is gravity? And what you'd probably hear is, it's something that pulls objects towards the earth, or it's a force exerted by the earth to pull objects towards it. Now, before we get to the basics of gravitation, there is one thing I want you to understand well. Rather, there's one thing I want you to forget. Forget the fact that gravity has got to do only with the earth and the objects close to it. That's not gravity. We'd see examples where objects are falling to the ground, and we assume that it's the only concept we need to know about gravity. Yes, of course, it's gravity that pulls the objects towards the earth, but that's not the only thing you need to understand about gravity. So what is gravity? Consider your screen to be the universe, and these are any two objects in the universe. They could be planets, or humans, or animals, or whatever. Just that they both have non-zero mass. In this case, both objects are pulling the other object towards each other. This object is pulling this one towards itself, and the other object is pulling this one towards itself. This attractive force between any two masses in the universe is called the gravitational force. So the gravitational force is the attractive force between any two objects with non-zero mass separated by a distance. It's not only the force that Earth uses to pull objects towards it. But yes, as all of us have Earth as our habitat, most examples we see for gravitation will relate to the Earth pulling objects towards it. But you should know that it's not the only force that explains gravitation. In the case of Earth and a human being, the Earth is one object and the human being is another. Both are pulling the other towards themselves. But why does this happen? If you do a lot of research onto what gravity really means, you may find out that gravity is not actually a force and it's just an illusion. So for now, it's enough to know that gravitational force is just the attractive force between any two objects with non-zero mass separated by a distance. After knowing the basics, you'd probably have many questions in mind. Does the apple fall towards the earth, or does the earth move towards the apple? If two objects always attract each other, why don't two humans get pulled towards each other? Why don't two stars collide with each other? After watching our videos based on gravitation, you will be able to answer all these questions and understand. तो आगे बढ़ते हैं। अब आप लोगों को पता चल गया होगा ग्रेविटी क्या है, ग्रेविटेशन क्या है, ठीक है। तो हम अब जो ग्रेविटेशन आपकी टेक्स्ट बुक की जो थियोरी उसके बेस पर हम देखने की ट्राई करते हैं कि क्या है ग्रेविटेशन। तो नॉर्मली आप लोगों को पता ही होगा कि सर आइजैक न्यूटन जो थे उन्होंने ये जो भी ग्रेविटेशन है, लॉज ऑफ ग्रेविटेशन है, वो उन्होंने ही दिए हुए हैं, ठीक है। क्या हुआ था कि जैसे कि आपको नॉर्मली पता है कि जो अर्थ है, राइट, अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन एंड जो मून है वो मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ। मतलब कि ये जो भी रिवॉल्वेशन हो रहा है वो कैसे हो रहा है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हो रहा है, नॉट इन अ स्ट्रेट लाइन, इट इज़ इन अ सर्कुलर पाथ, राइट। मतलब कि ये जो भी मूवमेंट हो रही है वो कैसे हो रही है, तो सर्कुलर पाथ में हो रही है, पर्टिकुलर स्ट्रेट लाइन में नहीं हो रही है, ठीक है। तो नॉर्मली क्या हुआ था कि ये थियरी बेस्ड है कि सर आइजैक न्यूटन जब एक एप्पल का ट्री था उसके नीचे बैठे हुए थे, तो उसके उनके सिर के ऊपर एक एप्पल का फ्रूट गिरा, ठीक है, एप्पल गिरा उनके ऊपर। तो वो सोचने लगे कि ये जो एप्पल है वो ऊपर से नीचे ही क्यों गिरा, ये जो एप्पल है वो नीचे से ऊपर क्यों नहीं गया, राइट। तो वो इसी बारे में सोचते रहे और उसके बाद उनको एक चीज़ पता चली कि अर्थ जो है वो किसी भी ऑब्जेक्ट को खुद के ऊपर खींचने की कैपेसिटी रखता है। मतलब कि किसी भी ऑब्जेक्ट को वो अट्रैक्ट करने की कैपेसिटी रखता है अर्थ, राइट। मीन्स दैट अर्थ कैन अट्रैक्ट द डिफरेंट ऑब्जेक्ट। जैसे कि आप लोगों को पता है कि मून जो है, राइट, अर्थ जो है एंड मून है, मून कैसे उसके आजू बाजू में घूमता है, ठीक है, अर्थ के, तो वो भी क्या हुआ, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में घूमता है। मतलब क्या हुआ कि उसके एक पर्टिकुलर फोर्स लग रहा है उन दोनों के बीच में,
अर्थ एंड मून, उन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है उसकी वजह से जो मून है वो अपनी पाथ चेंज नहीं करता, बट पर्टिकुलर डायरेक्शन में वो घूमता रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर यही चीज़ आपको दी गई है, सब मैंने जो आपको बोली वो, राइट। अब दूसरी चीज़ क्या कि जो मून है वो सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, नॉट इन अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन में नहीं घूम रहा है। तो वही चीज़ आपको यहाँ पर एक एक्टिविटी थ्रू बताई गई है। ये एक्टिविटी आप आगे भी पढ़ चुके हो, बट फिर से एक बात आपको समझा दे रहा हूँ। अगर कोई भी एक थ्रेड है, थ्रेड के वन एंड पॉइंट पर आप लोग क्या करो कि एक स्टोन को बांध दो वहाँ पर, फिर आप उसे एक सर्कुलर डायरेक्शन में घुमाने की ट्राई करो, राइट। क्या होगा कि वो एक सर्कुलर पाथ में तो घूमेगा, बट होगा क्या कि उसकी जो भी सर्कुलर पाथ होगी सेंटर से एंड तक, मतलब कि ये सेंटर हुआ और ये एंड पोर्शंस हुए सब, उनकी जो लेंथ होगी वो कैसी होगी, सेम होगी ऑल ओवर द सर्कुलर पाथ, राइट। सर्कुलर पाथ में सभी जगह पर ये जो लेंथ होगी या फिर डिस्टेंस जो होगा वो सेम डिस्टेंस होगा ऑल ओवर द डिफरेंट पॉइंट्स। बट जैसे कि आप लोगों को पता है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर मूवमेंट करता है तो क्या होता है कि वो हर एक पॉइंट पर खुद की डायरेक्शन चेंज करता है, मतलब कि वो जो ऑब्जेक्ट है वो हर एक पॉइंट पर खुद की डायरेक्शन को वो चेंज करता है, राइट। मतलब क्या हुआ कि अगर आप कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ पर पहुँचा और आपने इस थ्रेड को छोड़ दिया तो क्या होगा कि ये ऑब्जेक्ट किस तरफ जाएगा, यहाँ पर इस डायरेक्शन में जाएगा, राइट। अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पर पहुँचा था और आपने छोड़ दिया तो क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट किस तरफ जाएगा, इस तरफ, राइट। ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर पहुँचा था तो किस तरफ जाएगा, इस तरफ। ऑब्जेक्ट यहाँ पर पहुँचा होगा तो किस तरफ जाएगा, इस तरफ। मतलब कि हर एक पर्टिकुलर पॉइंट पर ये जो ऑब्जेक्ट या फिर जो स्टोन है वो खुद की डायरेक्शन चेंज कर रहा होगा। क्लियर। तो आगे देखते हैं, यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें दी गई है। बिफोर द थ्रेड इज रिलीज्ड द स्टोन मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ, राइट, विथ अ सर्टेन स्पीड एंड चेंज डायरेक्शन एट एवरी पॉइंट। ये चीज़ मैंने आपको बता दी है कि जब तक वो जो थ्रेड है उसके साथ स्टोन बंधा हुआ था, आपने उसे छोड़ा नहीं है अपने हाथ से, राइट, तो वो एक सर्कुलर पाथ में मूवमेंट कर रहा है और उसकी एक पर्टिकुलर स्पीड है, राइट। मतलब कि आप जितनी स्पीड से उसे घुमा रहे हो उतनी उसकी स्पीड होगी। अब उसमें क्या होगा कि वो हर एक पॉइंट पर खुद की डायरेक्शन वो चेंज करेगा। तो चेंज इन डायरेक्शन इन्वॉल्व्स चेंज इन वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। मतलब क्या होगा कि जैसे जैसे उसकी डायरेक्शन चेंज होगी तो आपको पता है उसकी वेलोसिटी भी चेंज होगी एंड उसका एक्सेलरेशन भी चेंज होगा, राइट। मतलब कि जो भी डायरेक्शन में जो चेंज आ रहे हैं वो किसकी वजह से आ रहे हैं, इन द चेंजेस इन द वेलोसिटी एंड in acceleration. The force that cause these accelerations and keep the body moving along a circular path is acting towards the center. मतलब कि जो भी फोर्स लग रहा है अल्टीमेटली जितना भी फोर्स लगेगा वो कहाँ पर लगेगा, सेंटर पॉइंट पर, राइट। मतलब कि आप अगर किसी भी चीज़ को घुमा रहे हो तो आपने उस चीज़ को जहाँ से पकड़ा हुआ है उसी पॉइंट पर सबसे ज़्यादा उसे फोर्स लगेगा, राइट। और जहाँ पर सबसे ज़्यादा फोर्स लग रहा है उस फोर्स को हम बोलेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स। आप देख सकते हो द फोर्स इज कॉल्ड द सेंट्रीपिटल फोर्स। उस टाइप के फोर्स को हम क्या बोलेंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स बोलेंगे। मतलब कि सेंटर से कनेक्टेड है, सेंटर पॉइंट से कनेक्टेड है, इसलिए हमने उसे बोला है सेंट्रीपिटल फोर्स। देन इन द एब्सेंस ऑफ दिस, अगर ऐसा सोचो कि ये जो भी सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो अगर एब्सेंट होगा तो क्या होगा कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो सर्कुलर मूवमेंट नहीं करेगा। वो कैसे मूवमेंट करेगा, इन अ स्ट्रेट लाइन, पर्टिकुलर स्ट्रेट लाइन में वो मूवमेंट करेगा, राइट। मतलब कि अगर किसी भी चीज़ को अगर सर्कुलर मोशन चाहिए तो उसके ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं लग रहा है तो वो ऑब्जेक्ट कैसे मूव करेगा, इन अ स्ट्रेट लाइन। मतलब कि अगर अगर अर्थ एंड मून है
राइट। अर्थ एंड मून के बीच में अगर सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं लग रहा होगा, राइट, तो क्या होगा कि जो मून है वो अपने पाथ से भटक जाएगा, मतलब कि वो अपनी पाथ चेंज कर देगा, राइट। और क्या होगा कि वो एक स्ट्रेट लाइन में मूव करने लगेगा। ठीक है, तो आगे देखते हैं। ओके, तो जो मैंने आपको बताया वही यहाँ पर लिखा गया है। द स्टोन फायर्स ऑफ अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, दिस स्ट्रेट लाइन विल बी टेंजेंट टू द सर्कुलर पाथ। और वो कैसे होगी? टेंजेंट टू द सर्कुलर पाथ। आप लोगों को मैथ्स में तो पढ़ ही चुके होंगे टेंजेंट क्या है, राइट। मतलब कि अगर कोई भी एक पर्टिकुलर सर्कल है, राइट, या फिर सर्कुलर पाथ है और एक स्ट्रेट लाइन उसके ऊपर आप ड्रॉ कर दो, तो क्या होगा? एक सिंगल पॉइंट पर ही सर्कुलर पाथ एंड ये लाइन जो है वो एक सिंगल पॉइंट पर अटैच्ड होते हैं, राइट। और उस पॉइंट को हम बोलेंगे टेंजेंट, और उस टेंजेंट से आप किसी भी आर्क को ड्रॉ कर सकते हो, राइट। मतलब कि आप मैथमेटिक्स में उसका यूज़ करते हो आर्क ड्रॉ करने के लिए। ठीक है, आगे देखते हैं। तो मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ इज ड्यू टू सेंट्रीपिटल फोर्स। मैंने ये चीज़ आपको बता दी गई है कि मून जो है वो अर्थ के आसपास रिवॉल्व करता है ड्यू टू द सेंट्रीपिटल फोर्स। द सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ। अब एक चीज़ और यहाँ पर दी गई है कि जो भी सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है वो किस तरह से लग रहा है? ड्यू टू द अट्रैक्शन फोर्स ऑफ द अर्थ। मतलब कि जो अर्थ का जो अट्रैक्शन फोर्स मून के ऊपर जो लग रहा है उसकी वजह से सेंट्रीपिटल फोर्स क्रिएट हो रही है। इफ देयर वेर नो सच फोर्स द मून वुड परस्यू ऑन यूनिफॉर्म स्ट्रेट लाइन मोशन। अगर ये फोर्स नहीं लग रहा होगा मून पर तो क्या होगा कि जो मून है वो एक पर्टिकुलर स्ट्रेट लाइन में मूव करने लगेगा, राइट। मतलब कि जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई है वही चीज़ यहाँ पर है। अब आपको आगे क्वेश्चन दिया गया है, पूछा गया है, इट इज सीन दैट फॉलिंग एप्पल इज अट्रैक्टेड टूवर्ड द अर्थ, डज द एप्पल अट्रैक्ट द अर्थ। आपको एक क्वेश्चन दिया गया है कि अगर आप लोगों को पता है कि जो अर्थ है, राइट, अर्थ के मतलब कि जो एप्पल है वो अर्थ के ऊपर गिर रहा है, राइट, बट क्या ऐसा हो रहा है कि जो एप्पल है एप्पल अर्थ को भी अट्रैक्ट कर रहा है? ऐसा हो रहा होगा? हाँ, क्यों? आप लोग पढ़ चुके हो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, राइट। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में आप पढ़ चुके हो एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन में भी आप पढ़ चुके हो, राइट। मतलब कि हर एक जो भी ऑब्जेक्ट होता है वो एक दूसरे, अगर अलग अलग चीज़ होगी तो वो एक दूसरे के ऊपर अट्रैक्टिव फोर्स क्रिएट करेगा जिसकी वजह से वो एक दूसरे के ऊपर अट्रैक्ट होते हैं, राइट। थर्ड लॉ ऑफ मोशन आप पढ़ चुके हो। Does the apple attract the earth? If so, we do not see the earth moving towards the apple. Why? मतलब कि अगर ऐसा हो भी रहा होगा तो आप ऐसा क्यों नहीं देख सकते कि जो अर्थ है वो एप्पल की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है? क्योंकि अर्थ का जो मास है वो बहुत ज़्यादा है कंपेयरिंग टू द एप्पल। एप्पल का मास एकदम छोटा है, राइट, और उसकी साइज़ भी छोटी है कंपेयरिंग टू अर्थ। अर्थ की साइज़ भी बड़ी है एंड उसका मास भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, इसलिए आप उसे आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। देखो, अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ ऑफ मोशन द एप्पल डज अट्रैक्ट द अर्थ। समझ में? मतलब कि अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ आप लोगों को पता है कि जो एप्पल है वो भी अर्थ को अट्रैक्ट कर रहा है, बट ड्यू टू द मास वेरिएशन, इन दोनों के बीच में जो भी मास है उस दोनों के वेरिएशन की वजह से आप लोग उसे आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। बट अकॉर्डिंग टू द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन फॉर अ गिवन फोर्स एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। मतलब कि आप पढ़ चुके हो चैप्टर नंबर 9, राइट, F इज इक्वल टू ma। मतलब कि जो फोर्स है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है विद द मास एंड एक्सेलरेशन, राइट। मतलब कि F इज इक्वल टू ma। द मास ऑफ एन एप्पल इज नेग्लिजिबल स्मॉल कंपेयर टू दैट ऑफ द अर्थ। मैंने यही चीज़ आपको बताई है कि एप्पल का जो मास है वो बहुत कम है, मतलब कि आप निगलेक्ट कर सकते हो कंपेयरिंग टू द अर्थ। सो वी डू नॉट सी द अर्थ मूविंग टूवर्ड्स द एप्पल
extend the same argument for why the earth does not move towards the moon. तो यही सेम आर्ग्यूमेंट की अगर हम बात करें तो क्या होगा कि जो अर्थ है वो मून की तरफ क्यों अट्रैक्ट नहीं हो रहा है. ठीक है, तो जैसे कि आपको पता है कि मून की साइज़ कम है कंपेयरिंग टू द अर्थ, राइट. इसलिए क्या होगा कि ज़्यादा किस तरफ सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा, तो टूवर्ड्स द अर्थ, राइट. मतलब कि मून किसके तरफ अट्रैक्ट होगा, अर्थ की तरफ. इन आवर सोलर सिस्टम ऑल द प्लैनेट्स गो अराउंड द सन. वो आपको पता है हमारी जो सोलर सिस्टम है, सोलर सिस्टम के अंदर जितने भी प्लैनेट्स हैं वो रिवॉल्व करते हैं अराउंड द सन. बाय आर्ग्यूइंग द सेम वे वी कैन से दैट देयर एग्जिस्ट अ फोर्स बिटवीन द सन एंड द प्लैनेट. इसकी वजह से आप लोगों को पता चलता है कि उन दोनों सन एंड प्लैनेट्स के बीच में भी कुछ फोर्स लग रहा है. फ्रॉम द अबव फैक्ट्स न्यूटन कंक्लूड दैट नॉट ओनली does the earth attract an apple and the moon but all objects in the universe attract each other. इसके वजह से न्यूटन ने बोला कि जस्ट खाली अर्थ एंड मून के बीच में ही नहीं, एंड एप्पल एंड अर्थ के बीच में ही नहीं, बट ऑल द ऑब्जेक्ट, जितने भी ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है वो एक दूसरे के ऊपर एट्रैक्टिव फोर्स क्रिएट करते हैं. This force of attraction between object is called the gravitational force. और ये जो ऑब्जेक्ट अलग अलग डिफरेंट ऑब्जेक्ट के बीच में जो भी एट्रैक्टिव फोर्सेस लग रहा है उसे हम बोलेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स. ठीक है, तो आप आई होप सो आप लोगों को इस लेक्चर के अंदर ग्रेविटेशन क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटी, राइट, ये सभी चीज़ों का नॉलेज आपको आ चुका होगा. हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर हम लोग देखेंगे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, राइट, और हम एक फॉर्मूला देखेंगे जिसके बेसिस पर आप किसी भी ऑब्जेक्ट का फोर्स, मतलब कि किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो फोर्स लग रहा है ड्यू टू द ग्रेविटी वो फाइंड आउट कर सकते हो, या फिर कितनी ग्रेविटी लग रही है वो भी आप फाइंड आउट कर सकते हो. वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे. सो अभी के लिए थैंक यू. गुड आफ्टरनून माय डियर स्टूडेंट्स. लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था चैप्टर नंबर 10 ग्रेविटेशन. उसके बारे में डिटेलिंग देखी थी कि ग्रेविटेशन क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, ग्रेविटी क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स, ये सभी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था. इस लेक्चर के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन मतलब कि पूरे यूनिवर्स के ऊपर जो भी ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है उसका एक स्पेसिफिक लॉ जो है वो सभी जगह पर सेम है. मतलब कि इसके बारे में जो भी एक फॉर्मूला दी गई है आपको वो पूरे यूनिवर्स में सेम ही यूज्ड होती है. ठीक है, तो ये आप पढ़ चुके हो आगे भी. एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट विथ अ फोर्स. मतलब कि कोई भी यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट हैं वो एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगा रहा है विच इज़ प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम. मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके ऊपर होगा, तो द मासेस, मतलब कि जितने भी मास प्रेजेंट है उसके ऊपर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, राइट. और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके ऊपर होगा, सॉरी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके ऊपर होगा, तो टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम. क्लियर, मतलब कि उसका बीच का, मतलब कि जितने भी मासेस है उनके बीच का जो भी डिस्टेंस प्रेजेंट होगा उन दोनों का स्क्वायर वो कैसे होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल. तो फोर्स इज अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ टू ऑब्जेक्ट. देखो आप यहाँ पर देख सकते हो ये एक ऑब्जेक्ट है, ये दूसरा ऑब्जेक्ट है. ठीक है, एक ऑब्जेक्ट के सेंटर से दूसरे ऑब्जेक्ट के सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसे हम d बोलेंगे, राइट. तो हम इसके अंदर क्या पढ़ चुके हैं कि कोई भी फोर्स जो लग रहा है, जितने भी ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है उसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है, फोर्स इज इक्वल टू क्या होगा, हमने क्या बोला, फोर्स विच इज़ प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेस. मतलब कि जो भी मासेस प्रेजेंट है उससे प्रोपोर्शनल, राइट. मतलब कि आप यहाँ पर देख सकते हो F प्रोपोर्शनल टू M मल्टीप्लाई बाय M,
एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके साथ होगा? विथ द डिस्टेंस, विथ द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो आप यहाँ पर देख सकते हो f प्रोपोर्शनल टू 1/d²। क्लियर, समझ में आया? अब यही चीज़ मैं आपको एक वीडियो थ्रू डिटेलिंग में समझाने की ट्राई करता हूँ, उसके बाद हम इसके बारे में आगे डिटेल स्टडी करेंगे, ठीक है? We saw that the gravitational force is the attractive force between any two objects with non-zero mass separated by a distance. So does the apple fall towards the earth, or does the earth move towards the apple? Or do both move towards each other? It's actually simple logic. This is the earth, and say this minuscule object is an apple. Based on what we learnt about the gravitational force, both apply an equal force to attract the other object towards itself. So if the forces are equal, which one will accelerate more? Based on the Newton's second law, we know that the force applied is the product of mass and acceleration. So the acceleration will equal force over the mass. The acceleration is inversely proportional to the mass. If the mass is more, the acceleration will be lesser. As the mass of the earth is much, much, much more than the mass of the apple, it is the apple that accelerates towards the earth and not the other way around. Hope that makes it clear. Now the question is, how do we quantify this force? To understand this, we need to understand a simple concept. And this simple concept is called the universal law of gravitation. Say there are two objects A and B separated by a distance d. The distance between the centers is considered the distance between the two objects and not this distance. Assume that the mass of object A is m1 and that of object B is m2. As object A is bigger, let's assume m1 to be bigger than m2. The universal law of gravitation says that every object in the universe attracts every object with a force which is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them. Let me repeat. The force is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them. With this data, we can write it mathematically like this. So if the mass of any of the objects increases, the gravitational force will have more magnitude. And more the distance between the two objects, the lesser will be the gravitational force. Directly proportional to the product of the masses and inversely proportional to the square of the distance between them. This can be written as F equals G times m1 times m2 over d squared. G here is the constant of proportionality and is called the universal gravitational constant. The equation can be modified and written as G equals F times d squared over m1 times m2. The value of G was found out by Lord Henry Cavendish using a torsion balance. The universally accepted value of G is 6.673 times 10 raised to negative 11. What force is Newton's? As the distance is in meters, we have meters squared. And as the mass is measured using kilograms, we multiply this with kilograms raised to negative 2. This is the value of the universal gravitational constant. तो जैसे कि हम लोगों ने वीडियो के अंदर देखा, ये सभी चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं किस तरह से होता है वो, बट हम थियोरी बेस भी यहाँ पर एक बार देख लेते हैं। तो जैसे कि आप लोगों को पता है, दो ऑब्जेक्ट है ए एंड बी, दोनों का मासेस डिफरेंट है। हम ए ऑब्जेक्ट का मास बोलते हैं कैपिटल एम, राइट। बी ऑब्जेक्ट का मास बोलते हैं स्मॉल एम। क्लियर? देन उन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है? डी, राइट। डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर इज शोन इन फिगर 10.2, यहाँ पर आपको दिया गया है। अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, राइट, द फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। हम यहाँ पर आगे पढ़ चुके हैं, यहाँ पर जो आपको डेफिनेशन दी गई थी उसके अंदर हम पढ़ चुके हैं कि जो भी फोर्स होगा वो किसके ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? टू द मासेस, राइट। मतलब कि जो भी मास प्रेजेंट है उसके साथ वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा।
तो आप यहाँ पर देख सकते हो f इज़ प्रोपोर्शनल टू m मल्टीप्लाई बाय m, मतलब कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, right? And the force between two objects is inversely proportional to the square of distance between them, मतलब कि f proportional to 1/d होगा, right? अब एक चीज़ करो, आपके इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 जो है उन दोनों को अगर आप कंबाइन करोगे तो आपको क्या मिलेगा, f proportional to m मल्टीप्लाई बाय m बाई डी स्क्वायर, राइट? अगर आपको ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जो है उसे अगर आपको रिमूव करना है तो आप क्या रख सकते हो वहाँ पर, g, कैपिटल G रख सकते हो। तो आपको फॉर्मूला क्या मिलेगी, f इज इक्वल टू जी m मल्टीप्लाई बाई m बाई डी स्क्वायर, राइट? और g क्या होगा, g इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी एंड इज कॉल्ड द यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। ये क्या होगा, g इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, राइट? ये जो प्रोपोर्शनलिटी थी उसके लिए हमने एक कांस्टेंट रखा है, एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। ये भी आपको चीज़ याद रखनी है कि g को हम बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, ठीक है? अब हम क्या करेंगे कि अगर इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो आपको क्या मिलेगा, f मल्टीप्लाई बाई डी स्क्वायर इज इक्वल टू जी m मल्टीप्लाई बाई m मिलेगा। समझ में आए? आप इस इक्वेशन को इस तरह से भी इजीली लिख सकते हो, राइट? अब अगर आपको g फाइंड आउट करना है तो आप क्या करोगे, g कैसे फाइंड आउट करोगे, g इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, f मल्टीप्लाई बाई डी स्क्वायर बाय m मल्टीप्लाई बाई m हो जाएगा, ठीक है? तो इस तरह से आप क्या फाइंड आउट कर सकते हो, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। मतलब कि अगर आपको g फाइंड आउट करना है तो आप इस तरह से g को फाइंड आउट कर सकते हो। आगे देखते हैं किस तरह से हुआ है वो। ओके, तो एस यू कैन सी हियर, मैंने जो इक्वेशन पीछे लिखी थी वहाँ वो सेम इक्वेशन यहाँ पर भी आपको दी गई है। अब हमें फाइंड आउट करना है कि जी की एसआई यूनिट क्या है। वैसे तो आप लोग वीडियो के अंदर देख ही चुके हो कि जी की एसआई यूनिट क्या है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, राइट? क्यों? क्योंकि एफ फोर्स का यूनिट क्या है, न्यूटन, डिस्टेंस का यूनिट क्या है, मीटर, एंड मास का यूनिट क्या है, केजी, राइट? तो क्या हो जाएगा, एसआई यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर हो जाएगा। और ये जो जी की वैल्यू है वो किन्होंने फाइंड की थी, तो हेनरी केवेंडिश ने फाइंड आउट की थी। एंड जी की वैल्यू, एक्सेप्टेबल वैल्यू क्या है, 6.673 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। अब ये जो चीज़ है ना, आपको जो दी गई है ना जी की वैल्यू, वो आपको याद रखनी है। आपको आगे भी बहुत सम्स में भी आपको काम लगेगी, क्योंकि सभी जगह पर जी की वैल्यू आपको दी नहीं गई होती। ये प्रोपोर्शनलिटी मतलब कि एक वैल्यू है वो ऑल ओवर एक्सेप्टेड है, सभी जगह पर जी की वैल्यू ये सेम ही रहेगी, ठीक है? इसलिए आप क्या कर सकते हो कि जी की वैल्यू आपको पता है 6.673 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ये वैल्यू है, राइट? अब हम इसी के ऊपर से एक एग्जाम्पल आपको दिया गया वो हम सोल्व करने के ट्राई करते हैं। तो देख सकते हो आप यहाँ पर आपको दिया गया है मास ऑफ अर्थ इज 6 into 10⁻24 kg and the moon and the mass of the moon is 7.4 into 10⁻22 kg। मतलब मास ऑफ अर्थ एंड मास ऑफ मून आपको दिया गया है, एंड उन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, 3.84 इंटू 10⁵ किलोमीटर। ये आपको डिस्टेंस दिया गया है, ठीक है? मतलब कि मासेस दिए गए हैं, आपको डिस्टेंस दिया गया है। कैलकुलेट द फोर्स एक्सर्टेड बाय द मून ऑन द अर्थ ऑन द मून। आपको फाइंड क्या करना है, फोर्स, राइट? तो जी की वैल्यू आपको पता है क्या होगी, 6.67 है, मतलब कि आप 6.7 भी लिख सकते हो इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ये आपको पता है, राइट? तो अब आप कैसे फाइंड आउट करोगे, देखो आपको पहले तो ये जो दिया गया है 3.84 इंटू 10⁵
किलोमीटर, ये जो डिस्टेंस है वो किलोमीटर में दिया गया है, आप लोग पहले उसे मीटर में फाइंड आउट कर लो। क्या होगा, आपको मास ऑफ अर्थ तो पता है 6 × 10⁻24 kg, ये तो kg में ही है, मतलब कि आपको kg में से उसे कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। एंड मास ऑफ द मून क्या है 7.4 × 10⁻24 kg, मतलब इस वैल्यू को भी आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अब डिस्टेंस क्या है, d किलोमीटर में है, आप उसे मीटर में कन्वर्ट कर दो तो क्या होगा 3.84 × 10⁵। अब किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करोगे तो मल्टीप्लाई बाई 1000 मीटर, ठीक है। 1000 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, क्या होगा 10⁸। 10⁵ था, उसके साथ अगर 3 0 आप ऐड कर दो तो 10⁸, राइट, मीटर। एंड जी क्या है वो आपको पता है। अब हम लोग जो इक्वेशन पढ़ चुके हैं उसी इक्वेशन में ये वैल्यू पुट करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। क्या फाइंड आउट करना है आपको, एफ फाइंड आउट करना है। एफ इज इक्वल टू जी एम मल्टीप्लाई बाई एम बाई डी स्क्वायर, राइट। यहाँ पर सभी की वैल्यू पुट कर दो, पुट अप करने के बाद अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आंसर जो मिलेगा वो होगा आपका फोर्स, और फोर्स की एसआई यूनिट क्या होगी, न्यूटन, खाली न्यूटन होगी, ठीक है, ये याद रखना। अब नेक्स्ट देखते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब हम लोग पढ़ चुके हैं कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है, बट उसका जो इम्पोर्टेंस है वो भी हम देख लेते हैं। तो द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन सक्सेसफुली एक्सप्लेन सेवरल फिनोमिना विच वेर बिलीव टू बी अनकनेक्टेड। मतलब कि आप यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की हेल्प से कुछ ऐसी फिनोमिनास है जो आप मतलब कि प्रूफ नहीं था आप लोगों के पास कि ऐसी चीज़ें हो रही है बट यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की जो फिनोमिना है उसकी हेल्प थ्रू आप ये सभी जो चीज़ें हो रही वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है वो आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो वो चीज़ें कौन कौन से उसके बारे में देखते हैं। फर्स्ट, द फोर्स दैट बाइंड्स अस टू द अर्थ, मतलब कि आपको पता है कि आप अर्थ के ऊपर चल सकते हो, ठीक है। मतलब कि उन दोनों आपके मतलब आप समझ लो कि आप एक ऑब्जेक्ट हो, अर्थ है, राइट, उन दोनों के बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है जिसकी वजह से आप लोग अर्थ के ऊपर मतलब कि ज़मीन के ऊपर चल सकते हो, ना तो आप हवा में नहीं उड़ते, ठीक है। देन नेक्स्ट, द मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ, जो मून का जो मोशन है अराउंड द अर्थ वो भी आपको पता है, राइट। तो मोशन ऑफ द प्लेनेट अराउंड द सन, अब जितने भी प्लेनेट्स है वो किसके आजू बाजू रिवॉल्व करते हैं अराउंड द सन, वो आपको पता है। द टाइड्स ड्यू टू द मून एंड द सन, आपको पता है जो बीच पे आप जब जाते हो तो आपको पता होगा टाइड्स वहाँ पर होती है, ठीक है। मतलब कि वो किसके ऊपर डिपेंडेंट होता है, सन एंड मून के ऊपर, मतलब कि जो ग्रेविटेशन फोर्स जो लगता है उसके ऊपर डिपेंडेंट होगा टाइड्स, राइट। मतलब कि आपको सी के मतलब के बीच पर अगर आप जाओ तो आपको वहाँ पर टाइड्स देखने को मिलती है। ड्यूरिंग द डे टाइम डिफरेंट होगी एंड ड्यूरिंग द नाइट टाइम भी डिफरेंट होगा, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें आप इजीली इसके ऊपर से समझ सकते हो। तो हमारा ये जो टॉपिक है, राइट, मतलब कि जो टॉपिक था हमारा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। आई होप सो आप लोगों को क्लियर कट आइडिया आ चुका होगा इसके बारे में। हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर हम लोग देखेंगे फ्री फॉल। थैंक यू। गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा था यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, राइट। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हम लोग पढ़ चुके हैं। अब जो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है फ्री फॉल। तो इस लेक्चर में हम फ्री फॉल क्या है उसके बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। बट टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि आखिर फ्री फॉल है क्या। देखो, नॉर्मली आप लोगों को पता है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट जो होते हैं प्रेजेंट, राइट, वो सभी ऑब्जेक्ट्स अर्थ उसे अट्रैक्ट करके रखता है, राइट। मतलब कि किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आप ऊपर फेंकोगे तो वो क्या होगा कि वो ऑब्जेक्ट थोड़े टाइम बाद वो फिर से नीचे आ जाएगा, राइट। इसका मतलब क्या हुआ कि जो अर्थ है वो कोई भी ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है उसकी तरफ, ठीक है। और ये जो फोर्स लगता है उसे हम बोलते थे ग्रेविटेशनल
फोर्स, राइट। अब इस टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक वीडियो थ्रू पहले पूरा टॉपिक एक्सप्लेन करने की ट्राई करता हूँ, उसके बाद हम लोग इस टॉपिक में आगे बढ़ेंगे। Thrown a ball and it's travelling upwards, neglecting air resistance, what force or forces are acting on the ball? A. The upward force from your hand. B. The downward force of gravity. Or C. Both of these. The answer is just the downward force of gravity, which gradually slows the ball, stops it, then brings it back down, making it fall faster and faster. Without gravity and air resistance, the ball would just go on travelling in the direction of your throw. Yes, the ball thrown up in the air comes back. Jump, and you're pulled back to the ground by gravity. Without the gravitational force, there would be no moons orbiting planets, no planets orbiting stars, and no stars held in galaxies. It's something we discover as babies, and we take it for granted. Famously, the concept of gravity was first proposed by Isaac Newton in the 1680s in his book Principia, which contained the universal law of gravitation. As the legend goes, he was sitting under an apple tree when an apple fell on his head, and he began wondering, what pulled it to the ground? Newton had the idea that gravity acted not just on apples, but also the sun, the moon, and the planets. The force increases as either or both of the masses m1 and m2 increase and drops off by the square of the distance r between them. So for example, doubling the mass of one of the objects also doubles the force of gravity experienced. But doubling the distance between the two objects results in the force being reduced to 1/4 of the original value. Gravity is an attractive force only and acts weaker over long distances. It's the gravitational force between the Earth and the Sun which keeps the Earth in orbit. Without this force, the Earth would continue to travel in a straight line. People often explain weightlessness in the space station as caused by the lack of gravity and talk of microgravity or zero gravity. But the space station is orbiting the Earth like the Earth orbits the Sun. It's the gravitational force between the Earth and the space station that keeps it and all the objects in it in Earth's orbit. If the space station were not moving, it would fall straight down towards the center of the Earth. In an orbit, it is constantly in a free fall as it constantly bends round in its orbit. All the objects and people in the space station are falling together, and so relative to each other, they are weightless. You can try this at home. Put a feather on a coin in a transparent large plastic sweet jar and throw it upwards. The coin and the feather appear to float weightlessly inside the jar. This is just like the objects and people in the space station. It's only when you oppose gravity by holding the jar in your hand that the feather and the coin seem to have weight and settle to the bottom. We are weightless when we free fall, but gravity is acting all the time. It's not micro or zero gravity. On Earth, we think of gravity as being a constant. This is because the mass of an object and that of the planet beneath us is constant, and any change in distance between an object and the center of the Earth is negligible. But the gravitational force isn't limited to huge objects like planets. There is an attractive gravitational force between any two objects. But with everyday objects, the force is far too small to notice. However, if these two were in outer space, far from any stars, and 10 meters apart, they would experience this tiny gravitational force that would cause them to accelerate towards each other.
but it would take nearly 2 weeks before they collided. Albert Einstein's theory of general relativity was published in 1915. In it, he proposed that massive objects cause a distortion in space-time, which is felt as gravity. But this story is for another day. आप लोगों ने वीडियो के अंदर तो देख लिया होगा कि फ्री फॉल क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है। तो उसी के बेसिस पर अब हम देखते हैं फ्री फॉल जो आपकी बुक के अंदर दिया गया है वो। वी हैव लर्न दैट द अर्थ अट्रैक्ट्स ऑब्जेक्ट्स टूवर्ड इट। ये आपको पता है कि अर्थ क्या करता है कि जो भी ऑब्जेक्ट है उसको खुद की तरफ खींचता है। दिस इज ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स, वो भी आपको पता है। Whenever object falls towards the earth under this force alone, we say that the objects are in free fall। मतलब कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट हो रहा है टूवर्ड्स द अर्थ या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट नीचे गिर रहा है टूवर्ड्स द अर्थ, बट उसके ऊपर जस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स की ही अफेक्ट है, उसके अलावा जो भी एटमॉस्फेयर में जो भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो प्रेजेंट होता है उसका किसी भी तरह से इस ऑब्जेक्ट के ऊपर असर नहीं हो रही है, तो इसे हम बोलेंगे फ्री फॉल, राइट। मतलब कि कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिर रहा है बट उसके ऊपर खाली जस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स ही उसके ऊपर अफेक्ट कर रही है, तो उसे हम बोलेंगे फ्री फॉल। आगे देखते हैं। अब जैसे कि आपको पता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर ऊपर से नीचे गिर रहा होगा, राइट, तो उसकी वेलोसिटी में चेंजेस होंगे। नॉर्मली अगर आप बोलो तो हाँ, उसके वेलोसिटी में चेंजेस होता है, राइट। बट क्या उसकी डायरेक्शन में कुछ चेंज होगा? नो। कोई भी ऑब्जेक्ट जब ऊपर से नीचे गिरता है तो उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होती है, बट जस्ट उसकी जो वेलोसिटी या फिर आप बोल सकते हो उसका जो मैग्नीट्यूड है वो चेंज होता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं चेंज इन द वेलोसिटी ऑफ फ्री फॉल ऑब्जेक्ट while falling there is no change in the direction of the motion of the object। समझ में आया? मतलब कि कोई भी जो ऑब्जेक्ट है उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन में किसी भी तरह का चेंजेस नहीं देखने को मिलता आपको, बट ड्यू टू अर्थ अट्रैक्शन देयर विल बी अ चेंज इन द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी। बट जो भी अर्थ का जो अट्रैक्शन लग रहा है उसकी वजह से जो भी ऑब्जेक्ट है, राइट, उसके ऊपर जो भी मैग्नीट्यूड या फिर जो भी उसकी वेलोसिटी है उसके अंदर आपको चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। एनी चेंज इन द वेलोसिटी इन्वॉल्व्स एक्सेलरेशन। और आपको पता है कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट में अगर उसकी वेलोसिटी चेंज होगी तो अल्टीमेटली वो क्या चेंज होगा? उसका एक्सेलरेशन, राइट। वेलोसिटी अफेक्ट डायरेक्टली द एक्सेलरेशन, ठीक है। मतलब कि अगर वेलोसिटी में चेंज होगा तो डायरेक्ट कौन सी वैल्यू को अफेक्ट करेगा? एक्सेलरेशन की वैल्यू को, ठीक है। Whenever an object falls towards the earth and acceleration is involved। समझ में आया? मतलब कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर ऊपर से नीचे गिर रहा होगा तो डायरेक्टली उसके साथ क्या रिलेटेड होगा? उसका एक्सेलरेशन, मतलब कि उस ऑब्जेक्ट की एक्सेलरेशन। दिस एक्सेलरेशन इज ड्यू टू द अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स। और ये जो भी एक्सेलरेशन है वो आपको किसकी वजह से देखने को मिलता है? ड्यू टू द अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स। अर्थ का जो भी ग्रेविटेशनल फोर्स है उसकी वजह से आपको ये एक्सेलरेशन देखने को मिलता है। Therefore, this acceleration is called the acceleration due to the gravitational force of Earth। इसी वजह से इस टाइप का जो भी एक्सेलरेशन आपको देखने को मिलता है उसे हम क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ, राइट। और उसे हम डिनोट करेंगे विद द स्मॉल जी। स्मॉल जी से हम उसे डिनोट करेंगे और उसका यूनिट क्या होगा? जैसे कि आप लोगों को पता चल चुका होगा कि ये जो भी एक्सेलरेशन में जो चेंज आ रहा है, राइट, मतलब कि एक्सेलरेशन और ये जो भी ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द अर्थ दोनों सेम ही चीज़ें हैं, राइट। मतलब द यूनिट ऑफ द जी इज सेम एज दैट ऑफ एक्सेलरेशन।
मतलब कि ये जो भी जी की जो वैल्यू होगी या फिर उसका जो यूनिट होगा, ऐसा यूनिट जो होगा वो कैसे होगा, तो एक्सेलरेशन से सेम होगा। मतलब एक्सेलरेशन का यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब कि जी का भी यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ओके। तो आगे देखते हैं यहाँ पर, जैसे कि आप लोग सेकेंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ चुके हो। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में क्या बोला गया था कि फोर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। मतलब कि जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट का मास एंड उसकी एक्सेलरेशन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, फोर्स, उस ऑब्जेक्ट का फोर्स मिलेगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पर यही चीज़ लिखी गई है। वी नो फ्रॉम द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन दैट फोर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। लेट द मास ऑफ द स्टोन एक्टिविटी 10.2 BM। अगर आप सोचो कि अगर कोई भी एक स्टोन है उसका मास है m, राइट, एंड हमको जैसे कि पता है कि एक्सेलरेशन जो है, एक्सेलरेशन की यूनिट अगर g की तरह है तो हम एक ही जगह पर g लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपको फॉर्मूला क्या मिलेगी, F = mg मिलेगी। हमने जस्ट किया क्या है कि एक ही जगह पर हमने g रख दिया। क्यों रखा, तो कि आप लोग पढ़ चुके हो कि एक्सेलरेशन ड्यू टू द अर्थ अट्रैक्शन, जो भी एक्सेलरेशन जो होता है उसे हम कंसिडर करते हैं एज अ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ, राइट। मतलब कि एक ही जगह पर आप जी लिख सकते हो, हाँ तो आपने लिख दिया। अब आपको क्या करना है, इक्वेशन 10.4, इक्वेशन 10.4 क्या थी, F = gm × m/d² थी, राइट। एंड इक्वेशन 10.6 कौन सी है, F = mg। अब आपको जस्ट करना क्या है कि F की जगह पर आप कौन सी वैल्यू रखोगे, mg। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, पहले ये फॉर्मूला थी F = gm × m/d²। अब क्या हुआ कि F की जगह पर आप लोगों ने क्या रख दिया, mg रख दिया, राइट। तो क्या होगा कि अगर आपको g की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो आप क्या करोगे, g को यहाँ पर रखोगे, m को नीचे ले लोगे। तो आपने यहाँ से m को नीचे ले लिया तो क्या होगा, mm कट, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों साइड जो mm मास थे वो कट हो जाएगा, बचेगा क्या, g = gm/d²। तो ये आपको एक फॉर्मूला मिल गई। इसके अंदर वेयर m इज द मास ऑफ द अर्थ एंड d इज द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द अर्थ, राइट। मतलब कि कैपिटल M है वो क्या होगा, मास ऑफ द अर्थ, एंड जो d है वो क्या होगा, तो डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द अर्थ। जो भी डिस्टेंस होगा बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द अर्थ वो होगा ये, राइट, मतलब कि d। अब अगर इसी तरह से हम सोचे तो जैसे कि आपको पता है डिस्टेंस, राइट, तो अगर हम डिस्टेंस की जगह पर अगर हम रेडियस कवर करें तो आधा डिस्टेंस, राइट, उसे हम रेडियस बोलते हैं। पूरा होगा तो डिस्टेंस, आधा होगा तो रेडियस। तो यहाँ पर देखो क्या बोला गया है, लेट अस ऑब्जेक्ट बी नियरर और नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ। अब जो भी ऑब्जेक्ट है उसे हमने कैसे रखा है, नियर द अर्थ, मतलब कि अर्थ के नज़दीक रखा है। द डिस्टेंस d इन इक्वेशन 10.7 विल बी इक्वल टू r। मतलब कि d की जगह पर आप क्या लिख सकते हो, आप r लिख सकते हो, डिस्टेंस की जगह पर आप रेडियस लिख सकते हो, राइट। r क्या है, द रेडियस ऑफ द अर्थ, दस द ऑब्जेक्ट ऑन और नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ। आप क्या कर सकते हो, यही सेम फॉर्मूला, बट यहाँ पर हुआ क्या, तो r² आ गया, d² की जगह पर r², क्योंकि हमने आगे की जो फॉर्मूला थे उसके अंदर डिस्टेंस लिया था, बट इसके अंदर हमने लिया है रेडियस। कैसे मिलेगा, इसकी तरह सेम टू सेम अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो आपको फॉर्मूला मिलेगी G = G m/r²। जैसे कि आप लोगों को पता है कि जो भी अर्थ है, राइट, अर्थ एक क्या बोल सकता है, परफेक्ट स्फीयर नहीं है, परफेक्ट स्फीयर शेप अर्थ नहीं है, राइट। तो उसी वजह से आपको यहाँ पर पॉइंट दिया गया है, द अर्थ इज नॉट अ परफेक्ट स्फीयर एज द रेडियस ऑफ द अर्थ इंक्रीजेस फ्रॉम द पोल। मतलब कि उसके जो पोल पोर्शन है वहाँ पर उसका रेडियस कैसा होगा, ज़्यादा होगा, टू द
इक्वेटर, मतलब कि जिस तरह आप पोल से रेडियस की तरफ आते जाओगे तो इक्वेटर में क्या होगा कि उसकी रेडियस क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। द वैल्यू ऑफ जी बिकम्स ग्रेटर एट द पोल देन एट द इक्वेटर। उससे क्या होगा कि जो भी ग्रेविटेशनल फोर्स या फिर आप बोल सकते हो जी की जो वैल्यू है वो क्या होगी, ज़्यादा होगी एट द पोल कंपेयरिंग टू द इक्वेटर। मतलब कि इक्वेटर से पोल की तरफ जैसे आप जाओगे तो जी की जो वैल्यू होगी वो कैसी होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है। फॉर मोस्ट कैलकुलेशन वी कैन टेक जी टू बी मोर और लेस कांस्टेंट ऑन और नियर द अर्थ। मतलब कि अगर आपको जी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो आप क्या कर सकते हो कि जी को ज़्यादा ले सकते हो या फिर कम ले सकते हो, और यू कैन टेक एज कांस्टेंट। बट फॉर ऑब्जेक्ट फार फ्रॉम द अर्थ, मतलब कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर दूर होगा अर्थ से तो उसके ऊपर तो आपको एक्सेलरेशन लगेगा ही, तो उसके ऊपर फॉर्मूला कौन सी हम लगाएंगे, ये वाली है। तो वहाँ पर हम डिस्टेंस रखेंगे। अगर देखो नॉर्मली क्या आपको याद रखना है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ से दूर होगा तो उसके अंदर फॉर्मूला क्या लगेगी, डिस्टेंस वाली। बट अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ से क्लोज होगा या फिर अर्थ के ऊपर ही होगा तो क्या उसके ऊपर हम फॉर्मूला कौन सी यूज़ करेंगे, आर वाली, मतलब कि रेडियस यूज़ करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका टॉपिक है फ्री फॉल वो कंप्लीट होता है। तो हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे द कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ जी। मतलब कि अगर हमें जी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो हम किस तरह से कर सकते हैं उसके बारे में हम डिटेल स्टडी करेंगे। थैंक यू।